आशा करता हूँ गाइस आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ब्रूस्टर लॉ, जो कि पिछले वर्ष में बहुत बार पूछा गया एमपी बोर्ड में। देखिए 2000 लिखा हुआ है, 2001, 2002, 2005, 2011, 2015 और 2006। इन सभी साल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है। आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं और ब्रूस्टर लॉ क्या बोलता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ब्रूस्टर लॉ कहता है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि यदि कोई एक अनपोलराइज लाइट को आप किसी भी एक ग्लास प्लेन सरफेस पे गिरा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जो भी आपको लाइट मिलेगी वो पोलराइज हो जाएगी। तो जिस एंगल पे कोई भी एक अनपोलराइज लाइट गिर रही है किसी भी प्लेन सरफेस पे, और गिरने के बाद यदि उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है उस मटेरियल पर टकराने के बाद वो लाइट पोलराइज हो जाएगी उस एंगल के कारण। और उसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। मतलब रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में यदि आप एक लाइट को, एक अनपोलराइज लाइट को किसी एक प्रॉपर एंगल से गिराएं, किसी एक डेफिनेट एंगल से यदि आप एक प्लेन सरफेस में गिरा रहे हो किसी भी एक अनपोलराइज लाइट को, तो वो लाइट पोलराइज हो जाएगी और जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूँ नॉट रिफ्रैक्टेड, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी वो जनरली पोलराइज हो जाएगी आपकी। तो हमें यही बताना है। ब्रूस्टर ने भी ये बोला कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक एंगल पर डिपेंड कर रही है, उस एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा गया है, और वो हमेशा किसके बराबर होता है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। यदि उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एंगल के बराबर है जिस एंगल से अनपोलराइज लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो लाइट आपको पोलराइज मिलेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। आइए देखते हैं किस तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ब्रूस्टर ने क्या कहा है। देखिए ब्रूस्टेड कहता है जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी एक मटेरियल का वो बराबर होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन के। मतलब जिस एंगल से आप लाइट रे गिरा रहे हो किसी भी एक प्लेन सरफेस में, तो वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? वो बराबर रहेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। यहाँ पर आपको डायग्राम बेस पे भी मैं बता देता हूँ। देखिए एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है किसी एक प्लेन सरफेस है, मेरा इधर पे प्लेन सरफेस एम एन है, एक ग्लास सरफेस ले रहा हूँ मैं, उसमें एक इंसिडेंट लाइट गिर रही है जो कि अभी अनपोलराइज है, लेकिन उसको एक डेफिनेट एंगल से गिरा रहा हूँ। वो डेफिनेट एंगल क्या है? आई पी। यदि इस एंगल से गिर रही है वो, तो जनरली जो भी हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी वो पोलराइज मिलेगी, और कुछ लाइट हमें रिफ्रैक्टेड भी मिलेगी, और वो रिफ्रैक्टेड क्या रहेगी? पार्शियली पोलराइज। मतलब लगभग जो भी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो हमें पार्शियली पोलराइज मिल रही है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें प्योर पोलराइज मिलेगी। वो लाइट हमें प्योर पोलराइज मिलेगी। जिस एंगल पे ये लाइट है किसी एक ग्लास सरफेस पे गिर रही है उसी एंगल को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे, और इसी लॉ को हम ब्रूस्टर लॉ बोलते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए कोई एक लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है किसी एक एंगल ऑफ पोलराइजेशन से। देखिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी से किसी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का, यदि वो म्यू है। कोई एक मटेरियल है, समझ लो ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान रहे हैं? म्यू मान रहे हैं, और इस पर कोई एक लाइट रे आके टकरा रही है जो एंगल कितने का बना रही है? आई पी का बना रही है, और इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, मतलब इंसिडेंट एंगल है ये। अब आगे चलते हैं। वाई स्नेल लो, आपको पता है स्नेल लो क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन अपॉन रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होते हैं। तो स्नेल लॉ बोलता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हमें पता है, हमने लॉ ऑफ ब्रूस्टर लॉ देखा है। ब्रूस्टर लॉ क्या बोलता है? म्यू इक्वल टू टेन आई पी। ये पहली वाली जो स्नेल लॉ है इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम यहाँ पर, और जो ब्रूस्टर लॉ की ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा? म्यू से म्यू कट आएगा, तो यहाँ पर टेन आई पी किसके बराबर हो जाएगा? साइन आई पी अपॉन साइन आर के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो टेन आई पी को किस में तोड़ सकते हैं हम तोड़ सकते हैं साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, और उसके बराबर में साइन आई पी अपॉन साइन आर। तो साइन आई पी से साइन आई पी कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर गाइस बचेगा कॉस आई पी इक्वल टू साइन आर। अब यदि मैं कॉस को चेंज करना चाहूँ तो मैं कॉस को किस में चेंज कर सकता हूँ? मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन
90 माइनस आई पी इक्वल टू साइन आर। अब साइन से साइन काट देता हूँ तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 90 माइनस आई पी इक्वल टू आर। यदि मैं आई पी को उस तरफ ले जाता हूँ तो क्या होता है मेरा, आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो भी एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन वाला बोल रहा हूँ, वो हमेशा किसके बराबर हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यदि गाइस हमें ये देखना हो कि रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी, जो पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे है और पार्शियली पोलराइज रिफ्रैक्टेड रे है, उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, यदि वो देखना हो, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमें देखना हो एंगल क्या बन रहा है, तो वो एंगल हम डिटरमाइन करते हैं। यदि मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाली ग्लास सरफेस ले रहा हूँ, ये लाइन ले रहा हूँ और इसमें ये वाला एंगल लेता हूँ मैं, तो आपको पता है कोई भी एक लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये जो 180 रहेगा, ये एंगल किस किस के बराबर रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा एंगल आई पी प्लस सी बी डी एंगल, एंगल सी बी डी के बराबर एंगल आई पी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल आर। ये हमेशा 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल कितने कहलाते हैं, 180 कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही ले रहे हैं वो, आई पी प्लस आर प्लस सी बी डी, ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। हमें पता है, हमने अभी फाइंड कर लिया है, जो आई पी प्लस आर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, प्लस सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि मुझे सी बी डी निकालें तो क्या हो जाएगा, 180 में से 90 को इस तरफ ला के माइनस कर दूंगा, तो जो मेरा सी बी डी बनता है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो भी एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, वो हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमने और प्रूफ कर दिया। ब्रूस्टर लॉ आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन एक और बार बता देता हूँ कि देखिए, यदि कोई भी लाइट रे जो अनपोलराइज है वो किसी एक ग्लास सरफेस में या फिर कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आकर टकरा रही है, तो होगी क्या, वो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। मतलब कुछ टकरा के वापस चला जाएगा जिस मीडियम से आ रहा था वो, और दूसरा पार्ट उसका एक अलग वाले मीडियम में मतलब रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, टकरा के थोड़ा सा मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो हम इधर दो कंडीशन देखते हैं। पहली चीज़, जो भी रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, जो रे टकरा के वापस जा रही है, तो वो आपको पूरी पोलराइज मिलेगी। अब ये पोलराइज क्यों मिल रही है, क्योंकि ये एक डेफिनेट एंगल से आके इंसिडेंट हो रही है। उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोल रहे हैं। और यदि एंगल ऑफ पोलराइजेशन आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है उस मटेरियल के, तो वो लाइट पोलराइज हो जाएगी। यदि आप किसी लाइट को, यदि उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो वो लाइट पोलराइज हो जाएगी। यही ब्रूस्टेड ने बोला, और उस एंगल को क्या बोला, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोला। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद गाइस।